ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच युद्ध भूमि से एक एक खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध से जुड़ी एक और खबर इस वक्त आ रही है। इजराइल ने ओमान की खाड़ी में मिसाइल हमला किया है। ईरान के तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच इजराइल ने ओमान की खाड़ी में एक मिसाइल हमला किया है। ईरान के तेल टैंकर को निशाना बनाया है। तो एक तरफ तो ईरान मना कर रहा है कि भाई यहाँ से हॉर्मुज से आप कोई भी मूवमेंट मत करो, ऊपर दूसरी तरफ ईरान का ही तेल टैंकर वहां पर मूवमेंट कर रहा है। देखिए, ये बहुत ही चतुराई की बात है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जब बंद करने की बात है, तो जब ईरान कहता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, तब ईरान सिर्फ उन टैंकर्स को इंटरडिक्ट करेगा, रोकेगा या डैमेज करेगा जो टैंकर्स पश्चिमी देश अमेरिका या यूरोप या अमेरिका के सपोर्ट में जो देश हैं वहां जा रहे हैं। और जब अमेरिका की नेवी वहां ऑपरेट करती है, वो ईरान के उन टैंकर्स को इंटरसेप्ट करेगी जो कि ईरान के मित्र देश, ईरान के कुछ टैंकर्स हैं जो कि चीन, नॉर्थ कोरिया, रशिया कच्चा तेल लेके जा रहे हैं। तो अमेरिकन फोर्सेस जो हैं इजराइल की मदद से उन टैंकर्स को इंटरडिक्ट करेगी। तो उभय पक्ष जो है अपने मित्र देश के टैंकर्स को जाने देगी, उभय पक्ष अपने शत्रु या असहयोगी देशों के टैंकर्स को नहीं जाने देगी। ये बहुत बड़ा गेम प्लान है। अब होता क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नेवी जो है अब इनफेक्टिव है। जो ईरान की नेवी में छोटे छोटे पेट्रोल बोट्स थे, मिसाइल बोट्स थे, उनको बंदर अब्बास में युद्ध के पहले और दूसरे दिन में अमेरिका की नेवी ने डुबा दिया। तो ईरान के पास अभी सिर्फ जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें हैं, और इसके लिए ईरान को लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल की जरूरत नहीं है। ईरान की सरजमीन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी मिसाइल, ईरानी मिसाइल रेंज अगर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तो काफी है। और ईरान इनका इस्तेमाल करके अमेरिकन टैंकर्स या पश्चिमी देशों के टैंकर्स, जापान जाने वाले टैंकर्स, साउथ कोरिया जाने वाले टैंकर्स, बिकॉज ये सब अमेरिका के मित्र देश हैं, उनको इंटरडिक्ट कर रहा है। क्यों? ताकि जापान, साउथ कोरिया वो अमेरिका पर दबाव डालें कि हुजूर बहुत हो गया है, अभी रोको। बिल्कुल, दबाव की जो राजनीति युद्ध के बीच, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले यहां पर रोल करती है। इन सबके बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, इजराइल में फिर से सायरन बज रहे हैं। आईडीएफ ने इसको लेकर बड़ा दावा किया है कि ईरान की ओर से मिसाइलें दागी गई हैं और लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। AK सहवाग जी, लगातार जो हमले हैं वो जारी हैं और ईरान इस बात को साफ कर चुका है खामेनेई की मौत के बाद कि खून का बदला खून से, और अब आईडीएफ भी दावा कर रही है कि ईरान की ओर से मिसाइलें दागी गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहले 15 से ज्यादा देश उसके खिलाफ हैं, टॉप लीडरशिप को वो खो चुका है। इस जंग को अगर लंबी खिंची तो वो कैसे चला पाएगा? बिल्कुल, देखो इसमें दो तीन चीजें हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी मिस कैलकुलेशन कर ली कि अमेरिका ने सोचा था कि अयातुल्ला अल खमैनी को अगर मार दिया गया तो फिर रिजीम कोलैप्स हो सकती है ईरान में और फिर बड़ा आसान हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो ईरान है उनको पहले ही पता था कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने सक्सेशन प्लान बना रखी है। उनकी जो फौज है वो 4 टियर में फंक्शन करती है। तो अभी हुआ क्या है कि जब अयातुल्ला अल खमैनी मारे गए, उसके बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ा ईरान में। ईरान फिर भी हमले, वापस पलटवार उसी हिसाब से कर रहा है। तो अब जो है ये लड़ाई ये लंबी चलेगी, और लड़ाई लंबी चलेगी। और होगा क्या, ईरान की जो स्ट्रैटेजी है कि इसको रीजनल वार बनाओ, इसको मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को हमला करो, वो प्रेशर डालेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करें, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को दिगमगाएं। ऑयल अगर नहीं जाएगा वहां से तो आप देखें कि ऑयल की कीमत है $100 पर बैरल से ज्यादा अगले 2-3 दिन में हो जाएगी। उधर से जो होती रिबल हैं वो आपका रेड सी में, मेडिटेरियन में नहीं जाने देंगे शिपों को। तो ये बड़ा प्रेशर आएगा। क्या ईरान को कोई हेल्प करेगा? कोई देश है ईरान के साथ खड़ा? अभी ऐसा लग नहीं रहा कि ईरान के साथ कोई खुल के आ रहा है। जो रूस और चीन है उन्होंने मदद की है, उसको ड्रोन दिए हैं, उनको एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, जैसे चीन ने HQ-9 दिया है, रूस ने S-300। मगर लड़ाई के दौरान कोई खास खुल के नहीं आया। रूस यूक्रेन की लड़ाई में इन्वॉल्व है, चाइना बहुत स्मार्ट है, वो डायरेक्टली इसको इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब ईरान
कि कैपेबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि ईरान को अकेले लड़ा, मगर इसमें उसके पास अभी भी 8000 के करीब जो इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल तो नहीं है, उसके पास क्रूज मिसाइल है, ड्रोन्स का जो मामला है वो लड़ने की काबिलियत रखता है लंबा। अब जब हम बात करते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड, बार बार डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि हाँ, बूट्स ऑन ग्राउंड भी हो सकते हैं, ये कहना आसान है। बूट्स ऑन ग्राउंड आपको समझना चाहिए कि अमेरिका के ट्रुप्स कहां पर डिप्लॉयड हैं, उसको 2 से 3 कोर चाहिएगी, उसको कैसे वो मोबिलाइज करेगा, फिर या तो वो इराक के से या तुर्कमेनिस्तान या टर्की या पाकिस्तान जिनसे बॉर्डर मिलता है वो किस तरीके, तो इतना आसान नहीं है, दलदल है, लड़ाई शुरू करना बड़ी आसान खबर है। आ रही है आपके पास, लौटते हैं लेकिन इस खबर को दर्शकों के सामने रख देते हैं। ईरान ने कब्र की तस्वीरें जारी की है, हमले में मारी गई बच्चियों को लेकर खोदी गई कब्र, जिनकी तस्वीरें अब ईरान ने जारी की हैं। देखिए ये साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा होता है, दुनिया भर पर ये दबाव बनेगा इन तस्वीरों के साथ ही कि बच्चों की मौत हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जारी की है एक भावुक तस्वीर। ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इजराइल अमेरिकी बमबारी में 160 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। ट्रंप ने रेस्क्यू का वादा किया था, ये ट्रंप की सच्चाई बयां कर रही है। ये तस्वीरें बता रही है उनकी तरफ से जो जारी की गई है। उनका ऐसा दावा है कि गाजा से लेकर मिनाब तक अमेरिका इजराइल ने ये हत्याएं की हैं और अब इस तरीके से ग्रुप कैप्टन ये जो तस्वीरें सामने की गई ये भी एक हिस्सा है युद्ध का। हालांकि इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि ये जो युद्ध है इसको सिर्फ युद्ध के तौर पर देखा जाए या फिर दूसरे शब्दों में क्या इसे टारगेटेड किलिंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि कई स्कूलों पर मिसाइलें गिराई गई, कई बच्चों की मौत हुई है और ये आंकड़े झूठ नहीं है। जो स्कूल पर हमला हुआ है सत्य है, इतनी बड़ी तादाद में बच्चियां मारी गई हैं वो भी सत्य है। ये मोसाद की इंटेलिजेंस की भारी फेल्योर है। हुआ ये था कि जो ईरान के अंदर मोसाद के सहयोगी हैं उन्होंने ऐसा आभास दिया था कि ईरान जो अपनी फौजों को मोबिलाइज कर रहा है, इस स्कूल का इस्तेमाल आईआरजी के जो बासित ट्रुप्स हैं उनको जमा करने के लिए किया जा रहा था। होता क्या है कि पहले भी ऐसे हो चुका है कि इराक से बड़ी संख्या में शिया मिलिशिया जाती है ईरान में इन सपोर्ट। ये सिविलियंस होते हैं, सिविल ड्रेस में होते हैं, ईरान में पहुंचने के बाद इनको हथियार दिए जाते हैं। तो ये कहां पर रहेंगे? मोसाद को मिस इंटेलिजेंस मिली कि इनको रहने के लिए इस स्कूल को खाली कराया गया और ये उस स्कूल में रहेंगे। अब हो सकता है कि तब तक वो स्कूल बंद करके बच्चियों से खाली नहीं कराया गया था, लेकिन इस इंटेलिजेंस के मिलते ही उस स्कूल पर बम वर्षा कर दी गई। ये इस भ्रमित इंटेलिजेंस पर कि वहां पर आईआरजी समर्थित बासित जो लोग हैं लड़ाके, उनका टेम्पररी शेल्टर बनाया गया है। और बिल्कुल देखिए हमने गाजा में भी देखा था, गाजा में हॉस्पिटल स्कूल्स का इस्तेमाल जो हमास है वो अपने ऑफिसर्स के तौर पर या अपने आतंकियों को छिपाने के लिए करता था। और वहाँ पर जब निशाना बनाया गया था तब भी ये कहा गया था कि हॉस्पिटल्स को और स्कूल्स को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर किसी बच्चे की मौत की खबर नहीं आई थी। सिविलियन इलाके में ज़रूर हमले जब हो रहे थे तो इस तरह की खबरें ज़रूर आई थी कि वहाँ बच्चों की मौत हो रही है, महिलाओं की मौत हो रही है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये निश्चित रूप से दुनिया भर को झकझोर कर रख देगी, क्योंकि 160 से ज़्यादा बच्चों की यहाँ पर मौत हुई थी एक मिनाब के स्कूल में, और उसके बाद पूरी दुनिया में इस हमले की आलोचना भी हुई थी। रंजना बिल्कुल, और एक तरफ तो मेलानिया ट्रंप बच्चे जो फंसे हुए हैं उस पर चिंता जाहिर करती हैं और दूसरी तरफ जब ये तस्वीरें सामने आती है तो उस पर अमेरिका क्या कहेगा, एक कॉन्ट्रडिक्शन सा नजर आता है। बहरहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है युद्ध से जुड़ी हुई। ईरान पर इजराइल के भीषण हमले लगातार जारी हैं। सोमवार को तेहरान के कई इलाकों में जबरदस्त धमाके सुनाई दिए, रिहायशी इलाकों की इमारतों को भी निशाना बनाया गया है और कई इमारतें, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमले में देखिए किस कदर तबाह हो चुकी है, नेस्त नाबूद हो चुकी है। ये रिहायशी इलाका है और लगातार यही बात होती रहती है विकास की सिविलियंस जहां रह रहे हैं या रिहायशी इलाका है कम से कम उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि लगातार ईरान भी ये कह रहा है जब वो अरब देशों पर हमले कर रहा है कि हम तो अमेरिकी एयरबेस पर हमले कर रहे हैं, हम उनके दूतावास पर हमले कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये जो तस्वीरें हैं ये चिंता का विषय है कि कैसे ईरान पर इजराइल के जबरदस्त हमलों के बीच अब तेहरान के कई इलाकों में भीषण तबाही देखने को मिल रही है। जैसा लग रहा है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि 3 से 4 हफ्ते चलेगा
इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा कि युद्ध लंबा चल सकता है। हम 4 हफ्ते का टाइम लेकर चल रहे थे। अगर 4 हफ्ते चलता है तो ये तस्वीर जो तेहरान की आज है वो निश्चित रूप से गाजा की तस्वीर से मिलती जुलती हो जाएगी, क्योंकि देखिए खाता ना वही जो अमेरिका इजराइल का है वही सही, और उसी तर्ज पर युद्ध लड़ा जाता है। सिविलियन इलाके भी नहीं छोड़े जाते हैं जब युद्ध लंबा चलता है तो। और अगर इस तरह से युद्ध चला तो बहुत ज़्यादा नुकसान निश्चित रूप से बड़े शहरों को जो ईरान के हैं वहाँ पर होगा। और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, मिडिल ईस्ट जंग के बीच ईरान का एक बड़ा दावा सामने आया है। दुबई में एक इमारत को निशाना बनाया गया है। इमारत में अमेरिकी सैनिकों के होने का दावा किया गया है। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए अलग नेक्स्ट लेवल पे चला जा रहा है, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि दुबई में जो एक इमारत को हमने टारगेट किया है उसमें अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए थे, जिसके बाद हमने उसको टारगेट किया है। शाहिद ड्रोन से ये हमला किया गया है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो चूंकि दुबई के अलग अलग तस्वीरें दुनिया इस वक्त देख रही है और दुबई AK शिवाजी सबसे सेफ प्लेस माना जाता है, जो वहाँ के लोग भी कल शाहिद ड्रोन की बाकायदा वीडियो जारी किया था ईरान ने। टनल के अंदर वो शाहिद ड्रोन जो है वो तैनात थे, और ये शाहिद ड्रोन जो है वो करीब 2 से 2,500 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ठीक ठाक वो अपने साथ पेलोड ले जाता है। तो उस शाहिद ड्रोन के जरिए उन्होंने हमला किया। मतलब तैयारी जो है कहीं ना कहीं विकास वो पहले से थी, इसलिए जो तस्वीरें भी लगातार ईरान जो है वो जारी कर रहा है। शिवाजी, अब एक इमारत को दुबई में निशाना बनाया गया, हालांकि दोबारा से वो डिफेंस आ गया कि वहां पर अमेरिकी सैनिक थे, लेकिन अब यहां से दुबई का जो टेक है वो और अग्रेसिव हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखो बड़ा ईरान ने इस बार क्या किया, मिडिल ईस्ट में जितनी भी इन कंट्रीज को इन्वॉल्व करके इकोनॉमी को हिट किया है। उसने अमेरिका, आप देखें दुबई में और UAE में कम से कम $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है अमेरिका ने। वहां पर जो ट्रम्प होटल भी है, ट्रम्प आपका गोल्फ कोर्स भी है, तो अब उसकी इकोनॉमी आप देखना कि टूरिज्म जो है वो हिट करेगा। ये पूरे इलाके के अंदर जो ऑयल जाना बंद हो जाएगा, इधर से सभी के सभी प्रेशर आना स्टार्ट। अगर आप भारत के हिसाब से देखें तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान है। भारत का करीब 40% ऑयल वहां मिडिल ईस्ट से आता है। भारत जो है राइस को एक्सपोर्ट करता है, वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में करता है, वो नहीं जा पाएगा। और उसके बाद भारत का जो चाबार पोर्ट है वो भी खतरे में पड़ गया है। तो ये सच्चाई है कि ये ईरान ने अपनी सोची समझी साजिश से किया, और ये मिस कैलकुलेशन, किसी ने सोचा नहीं था कि वो मिडिल ईस्ट की इन कंट्रीज को भी लपेटे में लेगा। अब अगर हुआ क्या, उसका इफेक्ट देखे। अब 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं कि एक तो यूरोप में अमेरिका जो वेनेजुएला की बात करता था, ग्रीनलैंड था, तो वहां फाड़ आ गई थी, जो कुछ ना कुछ जो वेस्टर्न कंट्री थी वो अगेंस्ट थे अमेरिका के इसमें। मगर इसको मद्देनजर रखते यूरोप में फिर यूनिटी आ गई है। आप देखिए फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है। यूके ने तो साइप्रस में अपनी एयरबेस भी दी है, वहां से जो हमले करने, तो वो इकट्ठे आ गए। और इधर क्या हुआ है मिडिल ईस्ट में, अब ईरान वर्सेस पूरा मुस्लिम वर्ल्ड भी हो गया। शिया सुन्नी की लड़ाई है, आपको पता है कि इसमें ये भी सुनने में आया। लेकिन मेजर जनरल क्या था, एक जो कैलकुलेशन ईरान का होगा इन देशों पर हमला करने के पीछे, कि भले ही रूलर क्लास है वो अमेरिका के साथ हो, लेकिन अगर ये हमले ज़्यादा लंबे चले तो एक इस्लामिक ब्रदरहुड आम पब्लिक के बीच पैदा हो सकता है, वो सेंटिमेंट आ सकता है जिसका बाद में लाभ ईरान को मिले। हाँ हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। पर इसमें हुआ क्या है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर कंट्रीज की सिंपैथी थी ईरान के ऊपर, किसी हद तक वो चली जाएगी, क्योंकि इनकी इकोनॉमी हिट कर रही है, इनको जबरदस्त हमले हो रहे हैं और बड़े सटीक। जो आप कह रहे थे शाही ड्रोन है, उसके हमले बहुत ज्यादा सटीक। दूसरा, यहाँ क्यों इजराइल पे क्यों, इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इस बार बहुत मल्टी लेयर्ड हो गया है। उसके अंदर आप देखें आयरन डोम भी, आयरन बीम भी है, डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम भी है, पेट्रोल मिसाइल। यहां पर अमेरिका ने लास्ट मून पे थर्ड और पेट्रोल मिसाइल सिस्टम लगाया था। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ईरान इन पे हमले करेगा। अगर यहाँ नजदीक है, सरप्राइज फैक्टर है, और इन हमलों में इकोनॉमी हिट करेगा, प्रेशर करेगा, रीजनल वार होगा। मगर ये वर्ल्ड वार की तरफ नहीं जाएगा। इसके अंदर रूस और चीन नहीं आएंगे, क्योंकि इनके अपनी इंटरेस्ट हैं। रूस यूक्रेन में इन्वॉल्व है, सीधे तौर पर वर्ल्ड वार AK से बाद उसी वक्त होता है जब ये तमाम सुपर पावर्स इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो। लेकिन ये रीजनल ही रहेगा और ये लोगों को समझने की जरूरत है। जिस तरीके की पैनिक की स्थिति देखने को मिल रही है, अलग अलग मीडियम से विकास जो खबरें फैलाई जाती है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया है,
तो दर्शकों को ये डिफरेंशिएट समझना होगा कि ये रीजनल वॉर है, हालांकि नुकसान अलग अलग तरीके से देशों को झेलना जरूर पड़ेगा, लेकिन विश्व युद्ध वाली स्थिति नहीं आएगी। बिल्कुल। और देखिए, एक खबर हम अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल अमेरिका की कार्रवाई में सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इस जंग में एंट्री ले ली है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट्स दागे हैं, जिसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी जवाबी कार्रवाई की है। आईडीएफ ने लेबनान के लोगों को 50 से ज्यादा गांव खाली करवाने के आदेश दिए। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह अब खुलकर सामने आ गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक के बाद एक करके कई रॉकेट और ड्रोन अटैक कर गोले दागे। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी जवाबी कार्रवाई की। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। हिजबुल्लाह जिन ठिकानों का इस्तेमाल आतंकी साजिशों और हथियारों के लिए करता है, उन ठिकानों को आईडीएफ ने तबाह कर दिया और सबूत के तौर पर उसका वीडियो भी जारी कर दिया। आईडीएफ ने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने कई फ्रंट पर ऑपरेशन की, जिसमें सेंट्रल तेहरान में ईरानी शासन की जगहों को निशाना बनाया गया। दक्षिणी लेबनान, हरमिल, पूर्वी लेबनान के बेट नाइल, दहियाह, तेहरान, रोटा और सनंदज समेत कई इलाकों में इजरायली सेना ने जमकर बमबारी की, जिससे बड़े पैमाने पर बुनियादी नुकसान हुआ। आसमान से गुजरते जेट की गर्जना और ड्रोन से बमों की बारिश लेबनान में तबाही का सबूत दे रहे हैं। हर तरह तबाही का मंजर देखा जा सकता है। कई बिल्डिंग बम और बारूद के ढेर में तब्दील हो गए हैं। गगनचुंबी इमारतें बमों की बौछार में नेस्तनाबूद हो गए। आईडीएफ के स्पोक पर्सन ने दक्षिणी लेबनान के पेंदिन गांवों के लिए खाली करने का नोटिस जारी किया है। हिजबुल्लाह पर ऑपरेशन करने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि ऑपरेशन रोरिंग लाइन शुरू करने से पहले कई मोर्चों पर अपनी तैयारी पक्की कर ली थी। सेंट्रल कमांड में फोर्स को मजबूत किया गया और आतंकवाद के खिलाफ जवाबी हमले किए गए। ऑपरेशन रोरिंग लाइन के तहत दर्जनों ऑपरेशन किए गए। आईडीएफ ने बताया कि दक्षिणी कमांड में फोर्स गाजा पट्टी में काम कर रही है और उसकी रक्षा कर रही है। आईडीएफ ने बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सैनिकों को पहले से तैनात किया गया। तो जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिडल ईस्ट से भारतीयों को लेकर मोदी सरकार गंभीर है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने उच्च स्तरीय बैठक भी की है। मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर चर्चा की गई है। प्रतिबंधित हवाई क्षेत्रों में उड़ान भरने को लेकर ये चर्चा की गई है। परिचालन स्थिरता को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए विमानों और चालक दल के स्थानांतरण के उपाय भी जारी हो, इसको लेकर भी बैठक है। ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी, ये लगातार बातचीत हम कर ही रहे थे ऑफ कैमरा की किस तरीके से रूट्स जो हैं उनका संचालन हो और कौन से वो ऑप्शंस हो सकते हैं जहां से जो लोग वहां पर हैं उनको लाया जा सके सुरक्षित इस वक्त इस हालिया स्थिति में। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय लगातार विदेश मंत्रालय की मदद से ईरान के संपर्क में है, क्योंकि ईरान इन सब खाड़ी देशों पर, छोटे छोटे खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है। तो ईरान की एम्बेसी ने पूरा भरोसा दिलाया है कि वो एक 4 से 6 घंटे का विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देंगे। उस दौरान ईरान की जो आईआरजी की जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, वो एक पर्टिकुलर बेस, समझिए ओमान में मस्कट है, वो ईरान भरोसा देता है कि ओमान में मस्कट एयरपोर्ट पर हम हमला सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक नहीं करेंगे। तो भारत की जो सिविल एविएशन मंत्रालय है, उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके हमारे जो एयरलाइंस हैं वो मस्कट में, ओमान में लैंड कर सकते हैं। इसका एक डिप्लोमेटिक एंगल भी है। ईरान की हमसे रिक्वेस्ट, भारत सरकार से रिक्वेस्ट है कि भारत सरकार अमेरिका और इजराइल को बोले कि इस 4 घंटे के युद्ध में जो शांति आती है, इसका इस्तेमाल इजराइल और यूएस एयरफोर्स ईरान पर हमला करने के लिए ना करे। तो ये कोई मिसएडवेंचर ना हो जाए ईरान का, इस बात का भी वो ख्याल रख रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चिंता है, मेजर जनरल AK सिवाच आपके पास आएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ईरान के भीतर भारत के 10,000 बच्चे हैं, उनको कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि बाकी देशों में तो कंपैरेटिवली स्थितियां उतनी नाजुक नहीं है जितनी ईरान के भीतर है।